हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल होम पीसीएस में। आज हम अकबर का लेक्चर चौथा लेक्चर को देखेंगे और चौथा पार्ट में हम दिखाएंगे आपको कोई रानी दुर्गावती की कहानी। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में रानी रूपवती और बाज बहादुर की कहानी दिखाया था, जहाँ पे बाज बहादुर की समाधि बना दी जाती है अकबर द्वारा और रूपवती की समाधि बना दी जाती है। ठीक है ना। कैसे रूपमती जहर खा के मतलब हीरे की अंगूठी चाट के मर जाती है और कैसे लड़ाई होती है। आज जो स्टोरी है उसको सुन के आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। ज़बरदस्त कहानी है ये अकबर का। ये इससे भी बहुत एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आप इसकी कहानी सुनेंगे ना, इसका नाम है रानी दुर्गावती। जैसा नाम है वैसा काम भी इसके सुनेंगे। और साहसी इतिहास का मतलब इतिहास में इसके नाम ना बड़े साहस से लिया जाता है, इसलिए इसको साहसी स्त्री भी बोला जाता था। और बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि मैंने अपना चैनल का नाम होम पीसीएस क्यों रखा है। तो होम पीसीएस के इसलिए रखा है क्योंकि होम पीसीएस मतलब घर बैठे पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं आप बहुत ही आसान तरीके से। आप जब मेरा नोट्स पढ़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप पढ़ के ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं रानी दुर्गावती के बारे में। तो रानी दुर्गावती का जो जन्म होता है 5 अक्टूबर 1524 को होता है। कहाँ पे होता है? तो बांदा। बांदा कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है ना। बांदा मतलब पुराना नाम होता है बुंदेलखंड। ठीक है ना। वहीं पे बुंदेलखंड जिला में बांदा पड़ता है। प्रसिद्ध राजपूत चंदेल शासक कीरत राय, तो पिता का नाम क्या हो गया? रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या हो गया? कीरत राय। कीरत राय के घराने में हुआ था। रानी का जन्म क्या हुआ? प्रसिद्ध राजपूत, राजपूत मतलब हिंदू। ठीक है। हिंदू था रानी दुर्गावती। राजपूत चंदेल शासक कीरत राय के घराने में हुआ था। ये कीरत राय जो है, चंदेल शासक जो है, गजनी को भी धूल चटा चुका था। मतलब आपने विद्याधर का नाम सुना है? विद्याधर। जब गजनी का चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको, ऐसे तो मैंने मुगल चैप्टर से स्टार्ट किया है, अभी हाल फिलहाल ही वीडियो बनाना, सब कुछ आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ। तो विद्याधर ने हराया था गजनी को और अंततः गजनी को संधि करना पड़ा था। ठीक है ना। मोहम्मद गजनी एक भी युद्ध नहीं हारता था, लेकिन विद्याधर ने हराया था। तो कलिंजर या महोबा में ये युद्ध हुआ था और गजनी को धूल चटा दिया था। कौन? विद्याधर। तो अंततः संधि करना पड़ा था। अब देखिए, महोबा महोबा कलिंजर में ही है। राठ गांठ में 1524 में दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होता है। किसका? दुर्गावती का। तो 1524 में कब जन्म हो रहा है? 1524 में। और कब? दुर्गाष्टमी के दिन। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म हुआ, इसीलिए नाम क्या पड़ गया? दुर्गावती। ठीक है। और नाम के अनुसार इनका अनुरूप तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इसकी प्रतिदिन ख्याति बढ़ती गई। मतलब बहुत ही तेज बुद्धि का था, साहस था, शौर्य था, सुंदरता के कारण इनकी प्रतिदिन ख्याति बढ़ती गई। किसकी? दुर्गावती के। एक बार की बात है, एक बार की बात है, देखिए आइए दिख रहा है आपको यहाँ पे। एक बार की बात है। इनकी प्रसिद्ध से प्रभावित होकर इनके पिता ने इनके लिए राजपूतों का राजकुमार में से योग वर की तलाश की। मतलब इसका पिता ने, जब इसकी शादी का एज हो गया, इनके पिता को लगने लगा कि अब, पहले ज़माने में तो शादी भी पहले ही करा दी जाती थी, इनके पिता को लगने लगा कि अब शादी करा दी जाए, तो राजपूतों का राजकुमार को ढूंढने लगा योग वर। परंतु रानी दुर्गावती तो पहले से गोंडवाना, देखिए गोंडवाना के राजकुमार दलपति शाह, बहुत जगह आपको दलपत शाह मिलेगा, दलपति शाह से प्रेम करती थी। ठीक है ना। रानी रूपवती के बारे में दिखाए थे आपको, वो भी लव स्टोरी था, ये भी लव स्टोरी है। ठीक है। तो दलपत शाह से प्रेम करती थी कौन? रानी दुर्गावती। परंतु इनके पिता जो थे, ये मतलब जो था, इंटरकास्ट मैरिज उस जमाने में भी चलता था। और मतलब इनके पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, किंतु लव मैरिज की वजह से पिता मान नहीं रहे थे। ठीक है। आइए देखते हैं आगे, अभी भी होता है ये सब। अब देखिए, जब मान नहीं रहे तो दोनों ने प्लान बनाया। रानी दुर्गावती और दलपति शाह ने क्या प्लान बनाया? देखिए, दलपति शाह ने रानी दुर्गावती के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव रखा। अब दलपति शाह, रानी ने ही बोला था दलपति शाह को कि आप मेरे पिता से अपने मेरा हाथ मांगे। तो उसने विवाह का प्रस्ताव रखा उनके पिता के साथ कीरत राय के पास, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि हमको आपसे विवाह नहीं करना है। ठीक है ना। अब दलपति शाह के पास एक ही ऑप्शन बनता था, जो महोबा के राजा से को युद्ध के लिए ललकारा। दलपति शाह ने महोबा के राजा को, और महोबा के राजा को युद्ध में हरा दिया और दलपति शाह जीत गया। तो इस प्रकार रानी दुर्गावती और दलपति शाह का विवाह हो गया। और विवाह जब हो गया, इनके पिता मतलब मान नहीं रहे थे, तो ऐसा मतलब
बात विचार चला होगा कि ऐसा क्या कमी है मुझ में, ये वो, तो उसके पिता ने ही शायद बोला था कि आप युद्ध में हराना पड़ेगा, ये वो कुछ हुआ होगा। तो इस तरीके से लेकिन रानी दुर्गावती और दलपति शाह का विवाह हो गया। दुर्गावती अपने पति के साथ गठमंडल में सुखपूर्वक रहने लगी। इसी बीच दुर्गावती के पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। कुछ ही दिन बीते थे विवाह का और इनके पिता की क्या हो गई, मृत्यु। अब क्या किया कि कलिंजर महोबा जो था, कलिंजर प्लस महोबा, वो खाली हो गया। तो अकबर ने वहाँ पे चढ़ाई करके अधिकार कर लिया। अकबर ने अधिकार कर लिया। विवाह के 1 वर्ष पश्चात दुर्गावती का पुत्र हुआ। पुत्र का नाम रखा वीर नारायण। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दुर्गावती का पुत्र का नाम क्या था, वीर नारायण। और ये भी मात्र 15 वर्ष की उम्र में ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीर नारायण 3 वर्ष बाद, वीर नारायण जब हुआ पुत्र तो 3 वर्ष के बाद दलपति शाह की भी मृत्यु हो गई। दलपति शाह इनके पति की भी मृत्यु हो गई। अब बची मात्र इनका पुत्र और रानी दुर्गावती। दुर्गावती के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जब पहले पिता और पति भी मर चुके थे, बड़े धैर्य और साहस के साथ इस दुख का उसने सामना किया, सहन किया। कौन? रानी दुर्गावती। पिता पति दोनों मर चुके थे और दुख को अंदर समेट के और अपने ताकत को बढ़ावा दिया। और राजा का कुर्सी जब खाली हो गया तो गोंडवाना में, तो राजा को घोषित अपने पुत्र को, मात्र 3-4 साल का ही पुत्र था वीर नारायण, उसको राजा घोषित करके उसकी खुद संरक्षिका बन गई। कौन? रानी दुर्गावती। 3-4 साल का बच्चा तो गद्दी संभाल नहीं सकता, बस उसके नाम पे गद्दी करके खुद संरक्षिका बन गई और खुद ही सारा काम धाम देख रेख जितने भी साम्राज्य में होता है सब कुछ करती थी। मंत्री का नाम था आधार सिंह। आधार कार्ड नहीं, आधार सिंह नाम था मंत्री का, और ये भी बहुत योग्य व्यक्ति था, ठीक है। साम्राज्य का कामकाज जो था, कामकाज हुआ स्वयं देखती थी। प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने लगी। यहाँ पे कामकाज होगा, सुख दुख का ध्यान रखती थी। अबुल फजल कौन है? अकबर के नवरत्नों में एक है। इसने बहुत अच्छी अच्छी किताब लिखी, अकबरनामा भी लिखा है। तो अकबरनामा ही बहुत फेमस पुस्तक है अबुल फजल की। अकबरनामा में लिखित ऐसा लिखा है कि गोंडवाना राज इतना सुखल था, यहाँ की प्रजा इतनी प्रसन्न था, यहाँ की प्रजा बहुत खुश थी रानी दुर्गावती, इसने इतनी प्रसन्न थी कि रानी को लगान के तौर पे हीरे, घोड़े, हाथी दिया करता था। इतना खुश था प्रजा, ऑटोमेटिक लगान देता था खुशी से। और महारानी को 1400 हाथियों का झुंड एक तरह से जमा हो चुका था, जिससे उसने एक अच्छी सेना बना ली थी। रानी बहुत अच्छी सेना बना ली थी और 1400 हाथी भी हो चुके थे, ठीक ठाक सेना बना ली थी। वीरता, उदारता, चतुराई से राजनीतिक एकता स्थापित की और रानी दुर्गावती ने ख्याति बढ़ते चली गई। रानी दुर्गावती की ख्याति बढ़ते चली गई। बहुत ही वीरता, उदारता, बहुत ही मतलब एक तरह से गोंडवाना राज्य जो है ना, गोंडवाना राज्य शक्तिशाली एवं संपन्न राज्यों में गिना जाने लगा। अब जब शक्तिशाली और संपन्न राज्यों में गिना जाने लगा तो नज़र किसकी चढ़ गई? अकबर की। अब अकबर की इस नज़र लग गई। अब अकबर की नज़र उधर चली गई और एक स्त्री थी रानी दुर्गावती, और अकबर को लगा कि स्त्री को हराना तो आसान है, इसके राज को भी हम हड़प लेंगे। इस प्रकार से रानी दुर्गावती की योग्यता एवं वीरता की प्रशंसा अकबर ने सुनी। बहुत सारे लोग अकबर को सुनाने लगे कि रानी दुर्गावती ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, उसका राज संपूर्ण है, शक्तिशाली है। उसका मन ललच गया। उसने अपने एक सूबेदार आशफ खां को गोंडवाना पे चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। किसका मन ललच गया? अकबर का मन ललच गया। उसके राज्य हीरे जवाहरात, हाथी घोड़ा देख के, और रानी को भी देख कर, सुंदर भी थी दुर्गावती। और आशफ खां को इसका अकबर का ये सेनापति था और गोंडवाना पे चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। आशफ खां समझा क्या? आशफ खां क्या समझा? आशफ खां समझता था कि दुर्गावती तो महिला है। अकबर के प्रताप से भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर देगा। कौन? दुर्गावती की मेरा सेना देख के तुरंत आत्मसमर्पण कर देगा। परंतु रानी दुर्गावती को अपनी योग्यता, साधन, समर्थन और सैन्य शक्ति पर इतना विश्वास था कि अकबर से वो कोई भय नहीं था। अकबर से कोई भय नहीं था रानी दुर्गावती को। बहुत ही अपने आप में एक पॉजिटिव सोच लेके रहती थी वो, और बहुत सारे युद्ध भी लड़ेगी। आइए देखते हैं। हालांकि रानी दुर्गावती के मंत्री का नाम क्या था? आधार सिंह। मंत्री ने
मंत्री ने भी यह युद्ध ना करने की सलाह दी। मंत्री बोला कि रानी दुर्गावती को कि आप युद्ध मत कीजिए, कुछ हो सकता है, ये वो संधि कर लीजिए। परंतु रानी के मुख से जो शब्द निकले उसे सुनकर आज भी लोगों के छाती फूल जाते हैं। रानी ने ऐसा मतलब रानी दुर्गावती ने ऐसा शब्द बोला कि आज भी सुनेंगे ना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो रानी ने मंत्री से क्या कहा, रानी से मंत्री से क्या कहा, कलंकित जीवन जीने की अपेक्षा शान से मर जाना अच्छा है। अशफ खां जैसे साधारण सूबेदार के सामने झुकना लज्जा की बात है। रानी सैनिक के भेष में घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। ऐसा कह के रानी सैनिक का भेष धारण किया, सब कुछ कवच उवच धारण करके तलवार वलवार लेके सैनिक के भेष में निकल पड़ी, ठीक है ना। रानी को सैनिक भेष में देख कर तो असफ खां के होश उड़ गए। रानी को सैनिक, पहली बार किसी स्त्री को सैनिक के भेष में देखा था तो सूबेदार का होश उड़ गया। रण क्षेत्र में रानी और उसके सैनिक उत्साहित होकर शत्रुओं को काटने लगे। एक तरफ से मुंडी कटे जा रहा था युद्ध में और रक्त की नदियां बह रही थी। कोई भी युद्ध होगा अकबर के ज़माने में ना, आपने हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में सुना होगा, उसकी मिट्टी अभी भी लाल है। कहा जाता है कि मतलब इतने रक्त बहे थे कि मिट्टी अभी भी लाल है, कुरुक्षेत्र की तरह। और अकबर ने शायद कितने मन कुंटल तो सिर्फ मुंडी तुलवाए थे उस युद्ध में, ऐसा कहा जाता है। तो उत्साहित होकर शत्रुओं को काटने लगे। देखते ही देखते शत्रु हदस कर रण क्षेत्र से भागने लगे। अब शत्रु रण क्षेत्र छोड़ के भागने लगा। असफ खां की बड़ी कठिनाई से असफ खां ने अपने बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाने में सफल हुआ। असफ खां भी अपना प्राण बचाने में सफल हुआ और भाग निकला वहाँ से। असफ खान की बुरी तरह हार सुनकर अकबर तिलमिला उठा और लज्जित हुआ कि बोला कि हम एक स्त्री वाले देश से हार गए, और असफ खां को भी बहुत खड़ी खोटी सुनाया जो भी कि कैसे हार गए, और बहुत लज्जा का सामना करना पड़ा। और दूसरे राज्य जो थे अकबर से, मतलब जो अकबर के अंडर नहीं थे, वो भी सुन के हंसने लगे। और उसका भी, अकबर ने सोचा कि उसका भी मन हो जाएगा, मन मतलब खुला हो जाएगा कि हमसे युद्ध लड़ने लगेगा, कि एक स्त्री से जब हार गया तो धीरे धीरे सारे राज्य स्वतंत्र होने लगेंगे। अकबर ने ऐसा सोचा। अकबर ने कहा कि आज बादशाहत हारी है तो किससे, एक स्त्री से, एक रानी से हारी है, एक नारी से हारी है, ऐसा अकबर ने कहा। अब की बार अकबर ने बड़े सूझबूझ के साथ एक बड़ी संगठित और सुलज्जित सेना तैयार की। सेना में एक से एक बढ़कर महारथी शामिल किए गए, बहुत शक्तिशाली लोग भी शामिल किए गए और दूर दूर से लोगों को मंगाया गया। उस अकबर ने जितनी भी शादियाँ की थी, सबके घराने से जो शक्तिशाली लोग थे सबको मंगाया गया, और एक स्त्री से युद्ध लड़ने के लिए। देख रहे हैं क्या हो रहा है। और अकबर को भयभीत था कि ये भी युद्ध हार ना जाए। अब हालांकि इस युद्ध में भी अकबर नहीं जाएगा, इतने बड़े लोग को भेजता है, अकबर सोचता है जीत ही जाएंगे। साथ ही सेना में हाथी, घोड़े, रथ के अलावा बहुत बड़ी पैदल सेना को भी शामिल किया गया। विदेशों से तोपची बुलाया गया, विदेश से तोप चलाने वाले को बुलाया गया। युद्ध के मैदान के लिए विशेष एक से बढ़कर एक व्यूह रचना की तैयारी की गई। मतलब बहुत सारे व्यूह रचना बनाएंगे कि ऐसे लड़ेंगे ऐसे लड़ेंगे, सारा कुछ मतलब इकट्ठित करके अकबर ने चढ़ाई कर दिया। अब की बार अकबर ने सेना को पहले की अपेक्षा अधिक संगठित, सुसज्जित किया और बहुत बड़ी सेना तैयार की, क्योंकि इज्जत का सवाल था। और अन्य बड़े राज्यों का निगाह मतलब जो था, आंखें किस पे थे, दिल्ली सल्तनत अकबर पे था कि इस बार अकबर युद्ध हारा तो अगली बार हम लोग भी हमला करके स्वतंत्र हो जाएंगे। जो भी अकबर के अंडर था या फिर अकबर से स्वतंत्र राज थे, सब की निगाहें इस युद्ध पे थी, ठीक है ना। मुगलों की एक हार ने ही मुगलों की नाक कटवा दी थी। एक ही हार में मुगल की नाक कटवा दी थी। अकबर एकदम तिलमिला उठा था कि हार कैसे गए हैं। अंततः अकबर के आदेश पर सेना पुनः रवाना हुई। अकबर ने आदेश दिया और अकबर की सेना पुनः रवाना हुई। इस बार अकबर सोचा था कि पानीपत द्वितीय का इतिहास दोहराऊंगा, और दोहराना चाहता था पानीपत द्वितीय का युद्ध। पानीपत द्वितीय में दूसरा, पानीपत सेकंड में क्या हुआ था कि हेमू जो था, हेमू के एकदम पूरा बहुत भयंकर युद्ध हुआ था और मुगल सेना हारते हारते बची थी। हेमू का आँख में तीर लग जाता है, मैंने हेमू के चैप्टर में पढ़ा है, विक्रमादित्य हेमू के बारे में, जाके देखिएगा वीडियो को। उसके बाद क्या होता है, पानीपत द्वितीय का युद्ध दोहराना चाहता था अकबर। इतनी सुसज्जित सेना और व्यूह रचना देखकर रानी दुर्गावती की मंत्री ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। जो मंत्री था दुर्गावती की, उंगलियां दबा ली
और दुर्गावती से कहा, इस बार व्यू तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इस बार तो हार पक्की है। ऐसा कौन कह रहा है? रानी दुर्गावती का मंत्री। रानी ने न आओ देखा न ताव देखा, हाथी पर सवार हुआ सेना भेष में, और रानी ने अपने से ना लेकर निकल पड़ी, अपने सेना लेकर निकल पड़ी। उनके पीछे सेना भी निकल पड़ी, और रानी खुद चल पड़ी आगे, और उसके पीछे सेना भी चल पड़ी। रानी का निशाना सिर्फ उसके मुगल तोपची पे था। जो तोप चलाते हैं ना, वो दूर से ही वार करते हैं, और बहुत ही उस ज़माने में तोप सिर्फ अकबर के ही पास हुआ करता था, और शायद गिना चुना एक दो राज्यों में था, लेकिन अकबर के पास ज़्यादा तोपें थी, और तोप के कारण ही युद्ध जीतता था। ठीक है, सारा युद्ध अकबर तोप के कारण ही जीता है। पानीपत सेकेंड भी और फर्स्ट भी। ठीक है ना, फर्स्ट तो बाबर लड़ा था, वो भी तोप के कारण जीता। सिर्फ मुगल तोपची पे थे किसका निशाना? रानी दुर्गावती का। एक एक करके सभी मुगल तोपची को मार गिराया। ठीक है ना, रानी दुर्गावती ने बहुत ही निशानेबाज थी, दूर से ही तीर से मार गिराती थी। रानी ने अंधाधुंध मुगलों की सेनाओं को काटना शुरू कर दिया। एक तरफ से दोनों हाथ से तलवार नचाती थी रानी दुर्गावती, एकदम साक्षात। आपको लग रहा, मतलब अगर युद्ध देखते तो लगता था कि अगर रानी दुर्गावती पे कभी मूवी आएगा तो ज़रूर जाके देखिएगा, एकदम दुर्गा माता का ही रूप दिखेगा आपको। और दोनों हाथों से तलवार नचाते हुए सिर को काटना स्टार्ट कर दिया। शत्रुओं को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अंततः फिर से मुगलों को भागना पड़ा, फिर से मुगल सेना भागना पड़ा, और बुरी तरह पराजित भी हुआ। फिर से मुगल पराजित हुआ। अब तो अगल बगल के जो भी स्वतंत्र राज थे या मुगल के अंडर थे, वो उसका भाव बढ़ने लग गया कि अब हम अकबर के बात क्यों माने। एक स्त्री से जब हारे जा रही है, और मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुआ और भागा। मुगल अकबर इस युद्ध में शामिल नहीं था। ठीक है ना, अकबर तो शामिल नहीं था क्योंकि इतने महारथी को भेजा था, और अकबर तो खुद शामिल नहीं हुआ था। तो सारे राज्य को मन चढ़ने लगा। अब दूसरा राज्य अकबर स्वतंत्र ना हो जाए, और दूसरा राज्य पे अकबर को हमला ना करना पड़े, जल्दी से अकबर ने एक सूझबूझ दिखाया, और तुरंत फिर से क्या किया, चढ़ाई कर देगा। तो देखिए, रानी दुर्गावती को अपने ही लोग धोखा देते हैं। अगर ये धोखा नहीं देता तो रानी दुर्गावती अभी भी मतलब उस युद्ध में अकबर से नहीं हारती। रानी दुर्गावती अपने राजधानी में विजय उत्सव मना रहे थे, मतलब युद्ध का जश्न मना रहे थे, विजय का ठीक है, मना रही थी। उसी गठमंडल में एक सरदार ने रानी को धोखा दे दिया, मतलब उसके ही लोग ने, एक सरदार जो था, रानी को धोखा दिया और अकबर की सेना में जा मिला। अकबर की सेना में जाने के बाद क्या हुआ कि रानी ने अपने पुत्र के नेतृत्व में सेना भेजकर स्वयं की यहाँ पे जा मिला, और राज्य के सारे भेद अशरफ खां को बता दिया। अशरफ खां जो पहला युद्ध में हारा था रानी दुर्गावती से, उसको सारा भेद बता दिया। रानी दुर्गावती कहाँ पे सेना है, किस व्यू के साथ लड़ती है, क्या क्या उसकी ताकत है, क्या कमजोरी है, सब कुछ बता दिया। ठीक है ना। अब अशरफ खां ने तीसरी बार आक्रमण कर दिया। अकबर की सेना तीसरा बार तुरंत आक्रमण कर दिया रानी दुर्गावती पे। रानी ने अपने पुत्र के नेतृत्व में, पुत्र अब उसका 15 वर्ष का हो चुका था, 15 वर्ष का हो चुका था, युद्ध में भेज दिया उसको लड़ने। रानी ने अपने पुत्र के नेतृत्व में सेना भेजकर स्वयं की एक टुकड़ी सेना के नेतृत्व में संभाला। एक टुकड़ी अपने पुत्र को दे दिया, और एक टुकड़ी सेना खुद ही संभाला आगे भेज के। उसी बीच उनका जो 15 वर्षीय पुत्र था, घायल होकर घोड़े सहित गिर गया। 15 वर्ष का था, क्या युद्ध लड़ेगा, तो गिर गया। किंतु रानी विचलित ना हुई। अब देखिए क्या आता है। रानी से प्रार्थना किया, मतलब उसके ही लोग, रानी दुर्गावती के जो मंत्री थे, उससे प्रार्थना किया कि वह अपने पुत्र को अंतिम दर्शन कर ले। ठीक है ना, क्योंकि पुत्र तो उसका मरने वाला था, मतलब बहुत ज़बरदस्त घायल हो गया था, कट फट गया था। तो उसके लोग बोले कि अपने पुत्र को कम से कम अंतिम बार देख लिए। इसे सुनकर रानी ने जो उत्तर दिया, उससे आप भी उनकी वीरता के दीवाने हो जाएंगे। रानी ने जो उत्तर दिया कि आप भी उनकी वीरता के दीवाने हो जाएंगे। रानी ने क्या उत्तर दिया? यह समय पुत्र से मिलने का नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे वीर पुत्र वीर पुत्र ने युद्ध भूमि में वीर गति पाई है, अतः मैं उससे देवलोक में ही मिलूंगी। रानी दुर्गावती को पता चल गया था कि इस बार हम जीत नहीं पाएंगे, कि मेरा भेद इसके लोग, मतलब रानी दुर्गावती के ही लोग ने अकबर को बता दिया था इसके कमजोरी के बारे में, और लग रहा था रानी दुर्गावती को इस युद्ध में हम जीत नहीं पाएंगे। वीर गति प्राप्त हुए पुत्र के बारे में सोचकर
रानी रानी दुगने उत्साह से तलवार चलाने लगी। जब पुत्र मर गया तो अब इसका जीने की इच्छा तो बचा नहीं, और कोई था नहीं इस धरती पे इसके पुत्र के अलावा। तो पुत्र मर ही गया तो अब जी के क्या करेगी, और भी उत्साह से एकदम दुगना तेजी से दोनों हाथ से तलवार चलाने लगी और सिर को काटना स्टार्ट कर दिया। उस उत्साह के शब्दों में बयां करने की ताकत किसी के जुबान कलम में नहीं है। जिस उत्साह से ये रानी युद्ध कर रही थी, कोई नहीं बता सकता है कि एकदम कितना कहाँ से फुर्ती आ गया था, कौन सी ताकत आ गया था रानी में। एकदम खतरनाक, जो सिर पे गुस्सा एक तरह से सवार हो गया था, लग रहा था सारे दुश्मनों के एक ही बार काट डालेगी ऐसा। तभी दुश्मनों की एक बाण आकर रानी की आंख में लग गई, ठीक है ना। प्रोटेक्शन भी खोल दिया था। पहले सेना वगैरह क्या होता था, आंख में लोहे वगैरह का मुकुट लगाए थे, कवच ववच पहना करती थी। तो रानी दुर्गावती भी ऐसा पहना करती थी, लेकिन उसने जो मुकुट था, मुकुट वाला सिर में पहनने वाला, वो खोल दिया था। तभी उसकी मुगल की एक तीर आंख में लग गई। जैसे हेमू को युद्ध जीतने वाला ही था और उसकी आंख में तीर लगने के कारण युद्ध हार जाता है, उसी तरह रानी दुर्गावती के साथ भी हुई। तो रानी दुर्गावती की आंख में एक तीर आ लगा, दूसरी तीर गर्दन में लगा। रानी समझ गई कि अब मृत्यु निश्चित है। उसने मुगल सेना से कुछ दूर जाने लगी, मतलब उसकी सेना के विपरीत दिशा में हटने लगी तीर लगने के बाद। और फिर क्या होता है, रानी सोचती है क्या, जीते जी दुश्मनों की पकड़ में ना आ जाऊं। उन्होंने अपनी ही तलवार अपनी छाती में घोंप लिया, घोंप लिया, जो भी कह सकते हैं आप। अपनी अपनी ही तलवार से अपनी आप को मृत्यु कर देना, ये आजकल के किसी भी स्त्री पुरुष में नहीं होगा कि अपनी जान खुद ही ले लेना। एक अपनी ही तलवार से अपने सीने में तलवार घोंप लेना और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया। 24 जून 1564, देखिए जन्म कब हुआ था, तो 1500, सॉरी मैं भूल गया, लिखता हूँ। 1524 में जन्म हुआ था और आप देख रहे हैं कि 1564 में मर गया। तो 36 साल के आसपास, 36 या 40 साल के पास उम्र में मर गई, ठीक है ना। हाँ 40 साल के आसपास, 38-40 साल के आसपास। कहाँ पे मृत्यु हुआ इसका, तो युद्ध हो रहा था जहाँ पे, वहीं पे होगा। जब्बलपुर बड़ेला, जब्बलपुर में एक बड़ेला स्थान है, वहीं पे इसकी समाधि भी बनाई गई। 24 जून को आप बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी भी बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, सरकार मनाती है रानी दुर्गावती के जीवन लीला समाप्त होने पे। रानी दुर्गावती ने कुल 16 वर्ष तक अच्छे से शासन किया, अच्छे से अपने साम्राज्य को चलाया था और जनता भी बहुत ही खुश थी। इन रानी दुर्गावती के द्वारा निर्माण क्या क्या हुआ, तो दासी के नाम पर उसने चेड़ी ताल का निर्माण किया, अपने नाम पर रानी ताल का निर्माण किया, मंत्री के नाम पे आधार ताल का निर्माण किया। मंत्री का नाम क्या था, आधार सिंह। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका मंत्री का नाम क्या था। इनके अलावा कई मंदिर, मठ, कुएं, बाबरी धर्मशाला का निर्माण भी कराया। तो रानी दुर्गावती की ये कहानी थी, एक तरह से अकबर के जीवन में अकबर ने कितनों का सर्वनाश किया। बहुत लोग अकबर को अच्छे शासक बोलते हैं, इसने ये किया वो किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जितने लोगों उसने काम किया, उतने लोगों का जीवन लीला को समाप्त किया। और बहुत दर्दनाक कहानी थी ये रानी दुर्गावती की। और रानी रूपवती के बारे में भी मैंने आपको बताया, तो वो कहानी कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। और ये कहानी पढ़ें आप हिस्ट्री को, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो चैप्टर आएगा, ये चौथा हो गया, पाँचवा जो आएगा, पाँचवा लेक्चर, वो महाराणा प्रताप के बारे में होगा। तो महाराणा प्रताप चेतक घोड़ा, इसमें हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में बताएंगे, जिसमें पूरा ज़मीन अभी भी हल्दी की तरह लाल है रक्त के कारण। तो इसके कहानी के बारे में भी देखेंगे। तो अकबर ने इस तरीके से युद्ध लड़ा। तो बहुत और भी बहुत था, काबुल विजय किया उसने, कश्मीर विजय किया, उड़ीसा, चुनार, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार, बहुत सारे राज्य को जीता, ठीक है ना अकबर। और इस तरह से अकबर के समय जो था भारत में मुग़ल सेना, मुग़ल कह सकते हैं, बहुत दूर तक फैल चुका था। सब कुछ देखेंगे डिटेल से, एकदम पूरा डीपली नॉलेज, कोई चीज़ नहीं छूटेगा। एक तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। तो अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं कीजिएगा तो क्या बोलेंगे, अच्छा लगेगा तो कर दीजिएगा।
चलिए ठीक है। और अकबर एक जगह सभी जगह एक ही डायलॉग मारता था, मैंने बताया था स्टार्ट में ही, तू वाकिफ़ नहीं है मेरे जुनून से, नहला दूंगा तुझे तेरे ही खून से। लेकिन रानी दुर्गावती ने अकबर को ही नहला दिया था उसके ही खून से। लास्ट में हार गई वो अलग बात थी। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।